नमस्कार मित्रों। भारतीय संविधान के इस खंड के अंतर्गत जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग मूल अधिकार के बारे में समझ चुके थे कि कहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। उसी में से एक आर्टिकल बचा हुआ था, आर्टिकल 32, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। ये प्रश्न सीधे सीधे आया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आप देख लेंगे। इस तरीके से हम लोग भाग 1 में क्या है ये समझ गए, भाग 2 में क्या है ये समझ गए, नागरिकता है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। अब हम लोग भाग 3 में मूल अधिकार के आगे देखेंगे कि संविधान के भाग 4 में क्या है। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं कि संविधान के भाग 4 में क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। 36 से 51 तक वहाँ पे प्रावधान है। ये प्रश्न 2 आ चुके हैं। और नीति निर्देशक तत्व से जो प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे इस तरीके से आते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो इसको पॉज करके आप लोग देख लें और मिलाने को आता है। 4 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के इधर दे दिए जाएंगे और उधर लिख दिया जाएगा। ये बहुत बार आ चुका है, 41, 42, 43, 44। तो ये 44 में क्या है ये सवाल आ चुका है स्पेशली से मिलाने के लिए। तो ये 43 खा में क्या है, ये कब जोड़ा गया, ठीक है। 2 चीज प्रश्न बहुत अभी आ चुका है। 43 ए में क्या है ये भी आ चुका है। तो इस तरीके से 36 से 51 तक ये आपका सीधे सीधे। ये आर्टिकल 50 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 51 में का खा गा घा ये मिलाने को आ चुका है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में यहाँ से आ चुका है। इसके बाद भाग 4A जोड़ा गया आपका, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये नीचे मेंशन है। तो ये देख लीजिए, संविधान के भाग 76 में जोड़ा गया। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी ड्यूटीज़ हैं ये देख लीजिएगा, रोक के इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नई ड्यूटी कौन सी जोड़ी गई है। तो इस तरीके से भाग 4 4A तक ये हो गया, एक क्रोनोलॉजी बन गई। अब जब ये क्रोनोलॉजी बनी रहेगी, आगे भी आप देखते जाएंगे, इसकी कंटिन्यूटी में करूँगा किस तरीके से भाग 22 तक आपस में सब इंटरलिंक। और जब ये इंटरलिंक आप समझ जाएंगे तो आपके जो फैक्ट हैं, आर्टिकल हैं, वो आपके दिमाग में रुकेंगे, माइंड में रुकेंगे और एग्जाम में वो क्वेश्चन सही होंगे। और कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अभी तक नहीं आया है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल है, तो ये किस भाग में है, इस तरीके से पूछ लेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो आ चुका है, किस पार्ट में है, पार्ट भी मिलाने को आए हैं। तो इस तरीके से अब भाग 5 में हम देखते हैं। अब एक तरीके से भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आ गया। और कार्यपालिका का कस्टोडियन कौन है, मतलब कैग। तो ये 4 चीज़ें आपके संविधान के भाग 5 में हैं, ये याद रखना होगा। 52 से शुरू होता है। तो संविधान के भाग 5 में सबसे पहला है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीधे सीधे सवाल आया है, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन इन 52, 51, 52, 1 ऐसे करके कंफ्यूज कराने के लिए लिख दिया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में फिक्स करके रखें। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल 53 में होगा। तो ये 51 और 53 में 53 का 1 जो है कि ये मेंशन किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट में निहित होगी। और आर्टिकल 54 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, ये आपको याद होना चाहिए, निर्वाचन के लिए है। और निर्वाचन का जो मैनर है वो आपका 55 में है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 56 में टर्म है प्रेसिडेंट का, ये 57 में पुनः री इलेक्शन है। ये देखिए, लोकसभा का सदस्य होगा, ये किस में कहा गया है, 58। इसको पॉज करके आप देखिए। इसी से एक आपके दिमाग में मोटा मोटा जो कि फैक्ट आने हैं, फैक्ट यहाँ से आपके बिल्कुल सही होंगे, कॉन्सेप्ट भी सही होंगे। इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन नीड नहीं करता है, एग्जामिनर नीड नहीं करता है, तो आप देख लेंगे। फिर देखिए, लाभ का पद निर्धारण करता है। प्रेसिडेंट का ओथ 60 में है। ये मित्रों, मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये रियलाइज किया कि अगर हम बेयर एक्ट को एक सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट वाइज दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 42 तक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई सवाल गलत नहीं होंगे। और उसके साथ रिवीजन कर लेंगे पुराने प्रश्नों को। I confidently say that there will be no mistake in the examination hall if you memorize these things in a process, in a proper manner. और हम देखेंगे इसको।
तो ये जब आप भाग 5 में देख रहे हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आपका सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इम्पीचमेंट पर आ चुका है क्वेश्चन। प्रोसेस पे नहीं आएगा, प्रोसेस तो एक जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको प्रक्रिया क्या है व्याख्यात्मक तरीके से, लेकिन अभी भी समय आपके पास बहुत लिमिटेड है। इस लिमिटेड समय में अगर इसको नहीं आप देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और ये आपके अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दिमाग में तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में सही होंगे। यहाँ से प्रेसिडेंट के पूरा चीज़ देख लेना है, वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। 70 में है कि अगर आकस्मिकता के इसमें राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति किस स्टेटमेंट ऐसे दे दिया गया है और इसमें ये शपथ किसकी है इससे पूछ लिया गया है। मेंस परीक्षा में मल्टीपल क्वेश्चन होते थे तब 18 से पहले, तो वो प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। अब ये आ चुका है ग्रांट टू पार्डन, ये मिलाने को भी आ चुका है ए बी सी डी चारों। तो आप 72 जाने की क्षमा की शक्ति यहाँ पर है। एक्सटेंशन भी है 73 में, आर्टिकल 73 में, और ये 74 पर सवाल बहुत आता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और यहाँ से ये देखिए तीसरा 15% से अधिक नहीं होगा, अंडरलाइन। ये प्रश्न सीधे सीधे आया है। 75(1) में अमेंडमेंट किया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। 75(3) में, 75(3) में ये प्रश्न फैक्ट आ चुका है सीधे सीधे। और जब फैक्ट आते हैं तब आप इधर उधर किताब खोल के देखने लगते हैं। अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर में देखे हुए हैं तो आपके फैक्ट सही होंगे। ये प्रश्न सीधे सीधे आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस उसमें है। इसके बाद अब ये हम यहाँ तक कार्यपालिका में 58 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अब मित्रों इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते, यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमने कार्यपालिका में 2 चीज़ें देखी हैं केवल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाग 5 के चैप्टर 1 में ये चीज़ है, ठीक है। अब चैप्टर 2 में पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और क्या कहते हैं कंप्यूटर एंड राइटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ये चीज़ें इसमें आपको इतनी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार मित्रों मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट फिर मैं इसमें इसके आगे ही भाग 5 के आगे को लेकर चलूँगा। तो इसको आप देखें, समझें और पॉज करके इसको दिमाग में रखने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ पुराने प्रश्नों को भी आप अपने सब समय घटना चक्र का सॉल्व पेपर जो होता है वो खरीद लीजिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी आता है, मोटी सी है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखना आरंभ कर दें। उसमें आपका 85 से क्वेश्चंस हैं, 85 से प्री के क्वेश्चंस क्या आए थे वहाँ से आप देखना आरंभ करें और आप रियलाइज़ करेंगे कि वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ये अनुभव के आधार पे है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और पहले मैंने भी बहुत सारी थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ी, लेकिन जब मैंने अपने समझ विकसित की कुछ अपने अनुभवी मित्रों और मार्गदर्शक अपने गुरु लोगों से, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि नहीं, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में हर टॉपिक के एक संरचनात्मक एक सीरीज के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में आपके माइंड में फैक्ट के साथ साथ उसका एक कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए। ठीक है मित्रों।